इंस्पेक्टर ने मुखिया की ओर देखा तो मुखिया सिर नीचे किए हुए खड़ा था। जानकी ने तेंदुए का सिर नीचे रख दिया और अंदर जाकर इस बार उसकी खाल और 2 पंजे उठा लाई। इंस्पेक्टर जानकी के पास आकर खाल और पंजों को देखने लगा। जानकी: इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ये वही पंजे हैं जो तेंदुए के पंजे की तरह बनाए गए हैं। इनमें अभी भी खून लगा हुआ है और जहां तक मुझे पता है इनमें 2 दिन पुराना सुखिया का भी खून शामिल है। इंस्पेक्टर ने पंजा हाथ में ले लिया। इंस्पेक्टर बोला, मुखिया, तुम कुछ बोलोगे? जानकी बोली, ये क्या बोलेगा? अब तो इसकी बोलती ही बंद हो गई होगी। गांव में मेरे ससुर सहित 17 लोगों का खून मुखिया ने इस तेंदुए की खाल पहनकर इन पंजों से किया है। ये वही 17 लोग थे जिन्होंने मुखिया के नियमों के विरुद्ध काम किए थे या काम करने वाले थे। मेरे ससुर ने भी तो इनके नियम के विरुद्ध मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की से धनिया के विवाह कराया था, इसलिए उन्हें भी इसने खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर आश्चर्य से बोला, तुम्हें यह सब कब पता चला? जानकी का जवाब सुनने के लिए मुखिया सहित पूरा गांव इंतजार कर रहा था। जानकी बोली, 2 दिन पहले जब मैं बनिया के यहां जा रही थी तब सुखिया मुझे हवेली के दरवाजे पर दिखा, जिसके कंधे पर लात रखे लठैत खड़ा हुआ था और बगल में मुखिया भी था। मुझे लगा कि चप्पल पहनकर हवेली के सामने से निकल जाने का दंड दिया जा रहा होगा। मैं वहां से तेजी से बनिया के यहां चली गई। बनिया के यहां से लौटते समय मुझे रात हो गई थी। मैंने हवेली के बाहर देखा तो सुखिया की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। पास जाकर देखा तो उसके चेहरे और छाती पर पंजों के निशान थे। पहली बार देखकर तो मुझे लगा कि उसे तेंदुए ने मार डाला है, लेकिन जब मैंने हवेली के दरवाजे की ओर देखा तो मुख्य दरवाजे पर बाहर से सांकल लगी हुई थी और कोठरी की सांकल खुली हुई थी और उस समय तक भी वह सांकल हिल रही थी। साफ था कि मुखिया लठैत जो कुछ देर पहले सुखिया के साथ थे, उनमें से कम एक ने तो हवेली की सांकल बाहर से लगाई थी, और क्योंकि कोठरी की सांकल अभी भी बाहर से खुली हुई लटक रही थी, इसका मतलब था कि उसके अंदर अभी भी कोई है। मुखिया: लेकिन उस कोठरी में मैं ही था, ये तुम्हें कैसे पता? या तो तुम मनगढ़ंत बोल रही हो, क्योंकि तुम तो वहां से जा चुकी थी। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि इन्होंने मुझे वहां से जाते हुए देखा था। मुखिया, मैं वहां से गई नहीं थी। वहां से निकलकर हवेली के सामने की सड़क के दूसरी ओर लगे पेड़ के पीछे छिप गई थी। शायद तुम लोग मुझे आता देखकर हवेली और कोठरी में छिप गए थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि तुम उस कोठरी के बाहर निकले और तुमने इधर उधर देखा। भूल से तुम अपने एक हाथ में तेंदुए का पंजा लिए हुए थे। याद आने पर तुम लौटे और तुमने वह पंजा अंदर कोठरी में फेंक दिया। जल्दबाजी में तुम कोठरी में ताला लगाना भूल गए और हवेली के मुख्य दरवाजे की सांकल खोलकर अंदर आवाज लगाई। अंदर से इस लठैत ने दरवाजा खोला और तुम अंदर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। इंस्पेक्टर: लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि अंदर तेंदुए की खाल रखी है? जानकी: मुखिया के अंदर जाने के बाद मैं कोठरी में गई। बनिया के यहां से लौटते समय रात हो जाने के कारण मैं माचिस लेकर आई थी, जो मैंने साड़ी के पल्ले से बांध रखी थी। मैंने अंदर जाकर जैसे ही माचिस जलाई, सारी कहानी समझ में आ गई। हाँ, लौटते समय मैंने कोठरी का दरवाजा लगा दिया, जिससे मुखिया को कुछ पता न चले। मुखिया को याद आया कि दूसरे दिन सुबह कोठरी में ताला न लगाने की बात पर उसने लठैत को भला बुरा भी कहा था। बहुत देर से शांत खड़ी मुखियाइन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इंस्पेक्टर साहब, जानकी सच कह रही है। अब मैं मुखिया के साथ नहीं रह सकती। पिछली साल जब मैंने इन्हें एक हत्या करते हुए देखा था, तभी से मैंने इनसे बात करनी बंद कर दी थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत न कर सकी। मुखिया ने मुखियाइन को घूर कर देखा तो मुखियाइन ने सिर नीचे कर लिया। इंस्पेक्टर को जानकी के अलावा एक और चश्मदीद गवाह मुखियाइन के रूप में मिल गया था।
जानकी, इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सबूत मिल गए ना? इंस्पेक्टर साहब मुस्कुरा दिए। ये पुलिस वालों को इशारा किया और मुखिया के साथ लठैत को साथ ले जाने लगे। मुखिया बोला, जानकी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जानकी बोली, तू यहां से तो जा, तूने 17 खून किए हैं, क्या अगले जन्म में बदला लेगा? जानकी की बात पर उपस्थित सारा गांव हंस पड़ा। सभी जानकी की सराहना कर रहे थे। पूरे गांव को मुखिया से आजादी मिल चुकी थी। सारी दकियानूसी परंपराएं खत्म हो गई थीं। धनिया, दद्दा ठीक कहते थे जानकी कि पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई तो जीवन सुधर जाएगा। कुछ क्षणों बाद धनिया पुनः बोला, जानकी, तुम में इतना गुस्सा आया कहां से? पहले तो हमने कभी नहीं देखा। जानकी ने सुजाता की ओर देखा और अपने बिटवा को उसकी गोद से अपनी गोद में लेते हुए बोली, यदि किसी माँ के बेटे को जिंदा ना छोड़ने की बात कोई करेगा तो उसकी माँ को गुस्सा नहीं आएगा क्या? गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। जानकी धनिया से बोली, शाम हो गई है, अपने बिटवा का नामकरण नहीं करना क्या? धनिया को जानकी की बात याद आई जब उसने सुबह सुबह ही कहा था कि क्या हम अपने बिटवा का नाम खुद नहीं रख सकते, जबकि इस बात पर उसने जानकी को डांट भी लगाई थी। धनिया सहित गांव वालों ने नाम धराई के स्थान पर कई सालों बाद जानकी के मुंह से नामकरण शब्द सुना था। सही भी था, क्योंकि अब से बच्चों के नाम बिगाड़ कर धरे नहीं जाएंगे, बल्कि उनका नामकरण संस्कार होगा। चूहा भोले स्वर में बोला, मौसी, मैं अच्छा खाना खाने के लिए सुबह से भूखा हूं, नामकरण कब होगा? चूहा के माता पिता के साथ साथ पूरे गांव की आंखें छलक उठी, लेकिन इस बार सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धनिया ने जानकी की गोद से बिटवा को गोद में ले लिया। जानकी ने चूहा को गोद में उठाया और बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेगा। हम सब अभी चलकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम चूहा नहीं रहेगा, तुम्हारे माँ बाबा भी तुम्हारा नया नाम रखेंगे। चूहा खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी गांव वाले जानकी की ओर देखने लगे। जानकी, जिन बच्चों के नाम मुखिया ने बिगाड़े हैं, उन सभी का नामकरण आज फिर से उनके माता पिता करेंगे। उसके बाद उन सभी बच्चों के लिए भोजन उत्सव होगा। वहां उपस्थित सभी बच्चे और उनके माता पिता के चेहरों पर खुशी बिखर गई। समस्त वातावरण तालियों से गूंज उठा। सभी लोगों ने जानकी के घर के उस विशाल आंगन की ओर प्रस्थान किया। आखिरकार कुरीतियों के विरुद्ध जानकी का संघर्ष पूरा हो चुका था।